हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द यूनिट 1 ऑफ सॉल्यूशन एंड वी हैव कंप्लीटेड सम टॉपिक्स. In our previous lecture, I have uploaded the video of colligative property. In that we learned colligative properties are actually the properties of solution which determine the exact nature or the molecular mass of any non-volatile solute. है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा था colligative property 4 है. फर्स्ट हो गई RLVP, सेकेंड elevation of boiling point, थर्ड depression of freezing point and the fourth one is osmotic pressure. So आज हम लेकर के आए हैं हमारी फर्स्ट colligative property. The name of first colligative property is relative lowering of vapor pressure. अब जो हम लेक्चर डालना स्टार्ट कर रहे हैं इनमें हम लोग सेपरेट colligative प्रॉपर्टी के ऊपर आपको पूरी वीडियोस अपलोड करेंगे और पर्टिकुलर colligative प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे. अब लेकिन हम ये बोलेंगे अपना ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, यदि आप में से किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर colligative प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, जिससे नहीं पता कि colligative प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो ऊपर आई बटन में जाकर के अपना प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें ताकि उन्हें ये वाला लेक्चर प्रॉपरली क्लियर हो. अब हम शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हमारी जो टर्म है वो पूरी रिलेटेड है वेपर प्रेशर से. तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है. ये समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं. सपोज हम लोगों ने लिया एक कंटेनर. Just imagine the container is completely closed. आपने कंटेनर लिया, ये जो कंटेनर है क्लोज कंटेनर है. आप क्या कर रहे हैं, आपने इस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट भरा. सपोज आपने इस कंटेनर में फिल करा प्योर वाटर. ये आपका सॉल्वेंट है और आप इस सॉल्वेंट को हीट कर रहे हो. जब आप किसी भी सॉल्वेंट को हीट करोगे तो एज यू नो दैट द हीटिंग ऑफ एनी लिक्विड ये कन्वर्ट होगा वेपर में, है ना. जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा और इसे हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर कॉल्ड वेपराइजेशन. तो लिक्विड को यदि आप हीट करोगे कंटिन्यूअसली इसमें वेपर्स निकलेंगे, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा. अब ये जो वेपर्स है, एक्चुअली आपका जो कंटेनर है वो क्लोज्ड कंटेनर है, तो ये वेपर्स जो है वो ऊपर जाएंगे तो आपके कंटेनर की कैप से वेपर्स टकराएंगे. कंटेनर के कैप से वेपर कोलॉइड होंगे. जब ये वेपर्स कोलॉइड होंगे तो धीरे धीरे कॉलिजन होने के कारण कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम पॉइंट पे वेपराइजेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा. वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों की दोनों जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आएंगी. बट स्टिल ये कंटेनर की जो वॉल है, आपने जिस पे कैप लगाया हुआ है, क्लोज कंटेनर है आपका, तो ये कंटेनर की वॉल पे जाकर के कुछ वेपर्स बैठे रहेंगे. अब ये वेपर्स कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, लेकिन यही वो वेपर्स रहेंगे जो इस कैप पे प्रेशर लगाएंगे. तो ऐसा प्रेशर जो किसी वेपर के थ्रू लगता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन हो गई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स. वेपर के थ्रू लगाया गया प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स कॉल्ड वेपर प्रेशर. वेपर्स के थ्रू लगाया गया प्रेशर, इसे अपन लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर. अब अभी हमने सुना वेपर प्रेशर क्या है. अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है. तो ये देखने के लिए हम लोग दो केस लेते हैं. इसको मैं आपको जनरल एग्जांपल से भी बताती हूँ, बट पहले यहाँ पे देखना. हम लोग दो केस कंसिडर कर रहे हैं, केस 1 एंड केस 2. केस 1 में है आपके पास सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. इसे आप ले सकते हो वाटर एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज वोलेटाइल. सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा. The material which can be easily converted into vapors called volatile material. ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जो इजीली वेपराइज हो जाए उन्हें अपन बोलते हैं वोलेटाइल मटेरियल. केस नंबर 2 में आपने लिया सॉल्यूशन. You know solution is made up of two component.
वन इज सॉल्यूट एंड द अनदर वन इज सॉल्वेंट। अब आपका जो सॉल्यूट है ये हमेशा होगा नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट हम वो लेंगे जो इजीली वेपराइज नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल। अब आप खुद ही इमेजिन करो, आपने ना गैस पर, आपको पता है गैस के दो बर्नर होते हैं, आपने दोनों तरफ क्या करा, अलग अलग चीज को हीट करने रखा। एक तरफ आपने प्योर सॉल्वेंट लिया यानी सिंपल पानी, एक तरफ आपने पानी में सॉल्यूट मिक्स कर लिया, मतलब आपने नमक डाला, नमक और पानी मिलके सॉल्यूशन बन गया। एक तरफ आप सॉल्यूशन गर्म कर रहे हो और एक तरफ सिर्फ पानी। जल्दी वेपराइज कौन होगा अकॉर्डिंग टू यू? जल्दी किसमें वेपर फॉर्म हो जाएंगे? प्योर सॉल्वेंट में वेपर जल्दी फॉर्म होंगे या सॉल्यूशन में? थोड़ा सा सोचना, खुद ही इमेजिन करो। गैस में हमने दो तरफ अलग अलग चीजों को हीट होने रखा है, एक तरफ सिर्फ पानी है, एक तरफ नमक वाला पानी। सिर्फ पानी बोल रहे हैं मतलब प्योर सॉल्वेंट, नमक वाला पानी बोल रहे हैं मतलब सॉल्यूशन। तो यदि हम थोड़ा सा सोचें तो हमारे पास आंसर निकल करके आता है कि प्योर सॉल्वेंट जल्दी हीट होना स्टार्ट होगा, प्योर सॉल्वेंट में वेपर्स जल्दी फॉर्म हो जाएंगे। दैट मीन्स सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। एज कंपेयर टू सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्यूशन में वेपर लेट बनेंगे मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको आप सुनना इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जो हमने बोला वही हम लिखने जा रहे हैं। When any non-volatile solute is added in volatile solvent, then solution is obtained, and the vapor pressure of solution is less as compared to the vapor pressure of pure solvent. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में डिक्रीज होता है, कम होता है। That is called relative lowering of vapor pressure. So I hope dear children, first corrugative property में जो मेन कंटेंट है वो मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि ये वाला मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यदि आपको ये समझ में आया तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अभी हमने सिर्फ टर्म समझी, पहले हमने वेपर प्रेशर समझा, फिर हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझा। अब इस पूरे टॉपिक को गवर्न किया था राउल्ट ने, तो ये टॉपिक के अंदर आता है राउल्ट लॉ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट कौन थे और उन्होंने क्या बात कही है। तो अब हम लोग पूरा राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। चलिए, राउल्ट लॉ। तो राउल्ट एक केमिस्ट थे जिन्होंने दो चीजों के बीच में रिलेशन दिया है। राउल्ट ने रिलेशन दिया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब आप राउल्ट का स्टेटमेंट सुनिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, when any non-volatile solute is added in a volatile solvent, then solution is obtained and the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. अब मैं इसी बात को आपको मैथमेटिकली भी बताती हूँ, बट पहले हिंदी में देखिएगा। राउल्ट एक केमिस्ट है जिनके अनुसार यदि हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि सॉल्वेंट के मोल्स बढ़ेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्वेंट के मोल्स कम होंगे वेपर प्रेशर कम होगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसे हम देखते हैं मैथमेटिकली। देखिए, डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम लोग लिखेंगे पीएस के थ्रू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को अपन x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है ये सॉल्यूट है, बट x1 हमने सॉल्यूट को नहीं दिया है, x1 हमने कंसिडर करा है सॉल्वेंट को। x1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और आपको यदि कंफ्यूजन होता है x1 और x2 में, सो यू कैन यूज x2 ऑल्सो। ये कोई कंसिडरेशन नहीं है कि यहाँ पे 1 ही लिखना, आप 2 भी लिख सकते हो। जो भी आप यहाँ पे लिखो 1 2 a b, ये आपके ऊपर है। जो भी आप यहाँ कंसिडर करोगे उसे ब्रैकेट में शो कर देना, कि जैसे मैंने यहाँ पे x1 सॉल्वेंट को माना, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में शो करा है कि x1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और PS हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इतना आप करना तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, और इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होगा P नॉट। PS इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू x1। अब ये P नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? PS रिप्रेजेंट कर रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P नॉट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आप बस यहाँ पे ध्यान देंगे, काफी सारे चिल्ड्रन यहीं पे मिस्टेक करते हैं, जहाँ सॉल्यूट लेना चाहिए वहां सॉल्वेंट, जहाँ सॉल्वेंट लेना चाहिए वहां सॉल्यूट। तो आपका जो राउल्ट लॉ है वो स्टार्टिंग से सॉल्वेंट से रिलेटेड चल रहा है, तो आप सॉल्वेंट ही कंसिडर करते चलेंगे। अब आपको इक्वेशन 2 के आगे सॉल्व करना है। अब देखो क्या करना, यू नो P नॉट जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू x1। इक्वेशन 3। नेक्स्ट स्टेप, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को 1 से। वर्ड्स पे फोकस करना। आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड। तो देखिए 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। हमने इक्वेशन 3 को दोनों तरफ 1 में से माइनस करा है। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, आप एलसीएम यदि लेते हो तो यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा P नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P नॉट इंटू 1 इट्स P नॉट, 1 इंटू PS इट्स PS। तो ये हो गया P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, अब 1 माइनस x1 की जगह हमें वैल्यू रखनी है कि 1 माइनस x1 की जगह हम क्या रखें। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन, आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो 1 आएगा। वी नो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस x1 की जगह पे x2 रख सकती हूँ बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम 1 माइनस x1 की जगह पे रख देते हैं x2। ये है आपके इक्वेशन 4। नाउ यू नो x2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 1 हमने माना था सॉल्वेंट, यहाँ हमने लिखा है x1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 हमने सॉल्वेंट को कंसिडर करा है तो ये सॉल्यूट है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बाय द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन x2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, N2 यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स ऐड हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपने राउल्ट लॉ के डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है इसको आप चाहो तो इक्वेशन 5 दे सकते हैं। एंड इक्वेशन नंबर 5 में ये जो आपकी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाली P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, एक्चुअली दिस लेफ्ट हैंड साइडेड टर्म रिप्रेजेंट्स RLVP।
आपको ऑब्जेक्टिव आता है व्हाट इज RLVP, which term represents RLVP. So here P naught minus PS represents RLVP. That means relative lowering of vapor pressure. और आपको याद होगा हमने अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर पे या सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करती है। तो इक्वेशन नंबर 5 से आप ये क्लियरली देख सकते हो कि RLVP लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो इक्वल टू है सॉल्यूट के मोल के, मीन्स दैट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. So here we can say that RLVP depends on the mole of solute. That's why it is a colligative property. ये बात प्रूव करी थी राउल्ट ने. तो यदि आपको राउल्ट लॉ आता है तो आपको राउल्ट का सिंपल स्टेटमेंट लिखना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस डेरिवेशन को इतना डिराइव करना है. यदि आप ये डेरिवेशन बुक्स में देखते हैं तो इसमें स्टेप चेंज है, थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है. मैंने काफी सिंपल करके आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन में डेरिवेशन बताया है. अब एज यू ऑल नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनसे हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. आप बोलेंगे मैम इक्वेशन नंबर 5 में हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? तो अब हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं कि हम राउल्ट लॉ से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं. लेकिन इफ एग्जाम में आपको डेरिवेशन आता है कि डिराइव राउल्ट लॉ, तो आपको आगे का नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ तक के ही करना है, दैट मीन्स इक्वेशन 5 तक. बट यदि आपको पेपर में क्लियरली बोला है हाउ कैन यू फाइंड या हाउ कैन यू कैलकुलेट और हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय राउल्ट लॉ, तब अभी जो मैं आपको अब आगे का बता रही हूँ तब आप आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. अदरवाइज till equation 5th Raoult's law is enough. ओके, तो चलिए अब हम आगे का पार्ट भी देखते हैं. चलिए, हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय राउल्ट लॉ. ये मेन है क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. अभी जो हम फॉर्मूला निकालेंगे उससे हम लोग राउल्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अब हम इक्वेशन 5 को ही यूज कर रहे हैं, सो देखिएगा मेरे साथ. बाय इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 यूज करने के पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहती हूँ. जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे जो आपने N2 लिया है ये आपका सॉल्यूट है ना. N2 मोल ऑफ सॉल्यूट, N2 मोल ऑफ सॉल्यूट, और N1 है आपके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो याद रखिएगा डियर चिल्ड्रन, सॉल्यूट यानी ये जो N2 है इसकी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है. ऐसे टर्म्स या ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 से बहुत छोटी होती है, उन वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल, उनको हम ना के बराबर मानते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं. ये बात समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. मान लो आप रास्ते से कहीं जा रहे हो एंड सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज है. अब मान लो बस 1 लाख रुपीज में से यदि आपके पास 10 रुपीज गिर गए, आप वो 10 रुपी पे फोकस नहीं करेंगे, आप उस 10 रुपी से अपना ध्यान हटाकर बाकी रिमेनिंग जो आपके पास अमाउंट बचा है आप उस पर पूरा ध्यान दोगे. तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में अपना सॉल्यूट है ये बहुत 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 छोटा है, ना के बराबर, तो ये हो या ना हो एक ही बात है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन हमेशा मेंशन करेंगे, सिंस N2 is very very less than 1, hence it is neglected from the denominator. इसको डिनोमिनेटर से हटा रहे हैं, it is neglected from the denominator. ये लाइन आपको जरूर मेंशन करना है अपने डेरिवेशन में. यहाँ पे आपने N2 को डिनोमिनेटर से हटा दिया, तो अब आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल करके आती है. P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1. N2 मोल ऑफ सॉल्वेंट, N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट. अब हम अपना फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं. P0 माइनस PS अपॉन P0. हमें पता है मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलार मास, हम मोल को जानते हैं.
मोल के लिए हम गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला रखते हैं। तो ये अपना जो N2 है वो सॉल्यूट के मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने N2 लिया है तो सॉल्यूट के गिवन मास को W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूट के मोलर मास को M2 से, अपॉन N1। N1 की जगह मैं रख सकती हूँ W1 अपॉन M1। अब मुझे इसे आगे सॉल्व करना है। अब बस कुछ नहीं, हम इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। ये जो आपके टर्म है, यदि मैं इस टर्म को पलटा दूं, यदि मैं इस टर्म को पूरा का पूरा पलटा दूं, तो पलटा करके मुझे टर्म मिलेगी M1 अपॉन W1। तो आई होप डियर चिल्ड्रन ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है यही आपका मेन फॉर्मूला है राउल्ट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वी कैन गिव दिस इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 की हेल्प से आप राउल्ट लॉ के कोई भी न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं इक्वेशन 6 में एक बार सबको एब्रीवेट कर देती हूँ कि सबका मीनिंग क्या है। Here P0 represents the mole fraction of solvent. PS represents the mole fraction of solution. W2 represents the given mass of solute. M1 represents the given mass of solvent. M2 represents the molar mass of solute. And W1 represents the given mass of solvent. तो I hope dear children equation 6 और आज का हमारा राउल्ट लॉ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। यदि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो आप इस डेरिवेशन को एक बार खुद से कॉपी उठा करके सॉल्व करना जरूर सीखिएगा। और कहीं पे भी यदि आपको कोई डाउट होता है सो आवर कमेंट सेक्शंस आर टोटली ऑन फॉर यू। यदि आपको समझ में आता है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए हमारी हर एक क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे एंड हैव अ नाइस डे। एंड यस, जाने से पहले आप सारे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।